अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहाद यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। जैसे कि जो है आप जानते हैं यूएसबी में देना। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है अपने इस एमडी कैट सेशन को एक फास्ट ट्रैक और एक ऐसे ट्रैक जिसपे कि हमें तमाम चीजें समझ भी आती हों, ठीक है, इस पे लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से हम जो है आगे भी चलेंगे। और कल आप लोगों का एक टेस्ट भी हो गया केमिस्ट्री का, जिसमें कि आपने देखे कि आपको जो है 30 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए थे। और वो एमसीक्यूज रिलेटेड टू चैप्टर 1 जो हमने डिस्कस किया था। चैप्टर 1 में हमारे पास क्या कुछ था? चैप्टर 1 में हमारे पास था भाई क्या कहते हैं, फर्स्ट तो हमने मोल, एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोलर कॉन्सेप्ट, आइसोटोप, इस हवाले से हमने देखा था। और उसके बाद लेटर ऑन, ठीक है, हमने क्या किया था, उसमें हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स को देखा था। और मैं आपको बताऊं कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जो हमारे पास एमसीक्यूज बनते हैं वो न्यूमेरिकल वाइज ही बनते हैं। तो मेरा भी जो है इसी पर ही ध्यान रहा, मतलब एमसीक्यूज के हवाले से ही मैंने आपको, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज के हवाले से मैंने जरा ज्यादा फोकस रखा आप लोगों की सेशन के अंदर। और आप लोगों को ड्यूरिंग द क्लास भी ज्यादातर जो प्रैक्टिस मैंने करवाई थी वो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज की ही करवाई थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग जो है ना इस पे थोड़ा सा मार खा जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा फोकस इस पे किया था। मैंने कल आप लोगों से एक पोस्ट शेयर की थी, उसपे मैंने आपसे पूछ लिया था कि क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम जो है नेक्स्ट मूव कर जाएं आगे, या आप लोग कल का जो टेस्ट था उसको डिस्कस करना चाहते थे ड्यूरिंग दिस लेक्चर, जो आज का लेक्चर है। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझसे यही कहा था कि मैं आप लोगों को सॉल्व एमसीक्यू जो है प्रोवाइड कर दूं। सॉल्व एमसीक्यू का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो रिजल्ट आ रहा है एक न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज का, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग देख सके कि कोई एक एमसीक्यू जो है कैसे सॉल्व होना था, कैसे उसका राइट ऑप्शन जो है वो आता है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। आज हम टेस्ट डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम उससे आगे ही चलेंगे, क्योंकि आपने ये कहा था, आप में से ज्यादातर जो है लोगों ने ये कहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है यानी सिर्फ मैनेज करना, टाइम मैनेज करने की ट्रिक्स बता दें तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जो 30 एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, उन 30 एमसीक्यूज में मैं आपको बताऊं कि ओनली 30% टू 40% जो था वो न्यूमेरिकल बेस्ड था। ऑलमोस्ट इस बात से आप लोग एग्री करेंगे, ऑलमोस्ट 25-30 या ऑलमोस्ट 35% एमसीक्यूज जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड थे, बाकी लॉजिकल थे, यानी डायरेक्ट थे, जिसमें हम कहते हैं कि जरा जो है उनके लिए खपने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते तो आप टिक करते हैं और आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रिक यही है, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप लोग एमडी के टेस्ट को आप करेंगे, ठीक है, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहला आपका काम ये है कि आप बायोलॉजी के सेक्शन पर जाएं, उसे सॉल्व करें, क्योंकि उसमें सोचने वाली बात उतनी नहीं होती, डायरेक्ट आपको पता हो तो आप पिक करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी के करेंगे, फिर आप एमसीक्यूज करेंगे केमिस्ट्री के, ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड कम होते हैं और डाटा वाइज यानी थ्योरेटिकल बेस्ड जो एमसीक्यूज होते हैं किताब ज्यादा होती है। तो यहां पर यही देख आपने यहां अप्लाई करनी थी, वो एमसीक्यूज के जो ज्यादा परसेंटेज में भी होते हैं, और वो एमसीक्यूज, ठीक है, कि जो हम कहते हैं कि जो आसान भी आपके लिए होते हैं, पहले वो आप करें, ताकि आप लोगों के वो एमसीक्यू बाद में रह ना जाए, ठीक है। मैंने देखा था कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों के रह गए थे 8, किसी ने कहा था, किसी ने कहा था 7 रह गए, किसी ने 6 कहे। तो मैं बताऊं कि लास्ट जो पोर्शन था उसमें आसान एमसीक्यूज थे, और वो यही तो मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग क्या करेंगे, किस तरीके से टाइम मैनेज करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक ये है कि पहले आप करेंगे थ्योरेटिकल वाले एमसीक्यूज, फिर आप जाएंगे टुवर्ड्स न्यूमेरिकल, ठीक है, और न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है, और जो थ्योरेटिकल होती है सिर्फ उसका ऑप्शन क्लिक करना होता है, ठीक है। सो पहले आप वो करेंगे, और बाद में फिर जो है आप लोग आएंगे टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल टाइप ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। सर आप आज सर आप सर जमील अख्तर को जानते हैं? भाई जमील अख्तर कौन है, दुआ मुझे जरा बता देना, मुझे नहीं पता उनका, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बताया ना कि इस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि आज हमने क्या पढ़ना था। हमने लास्ट टाइम हाइड्रोजनेशन सॉरी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, उसको लास्ट टाइम हमने कट ऑफ किया था अपने लेक्चर से, हम नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है। आज हम वहीं से ही ऑनवर्ड चलेंगे, ठीक है। और अब यहां से ऑनवर्ड जो पार्ट है, यानी इवन के आज का लेक्चर, कल का लेक्चर चैप्टर 5 से होगा, छठा चैप्टर जो आपका है, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक हो गया। सर कल टेस्ट में 22 एमसीक्यूज अटेम्प्ट हुए और खुद ब खुद जो है सबमिट हो गया ज्वाइल, ठीक है। आप इस तरह करें, आपको जो है हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया है उस पर आप जरूर से बता दीजिएगा, ताकि आपका जो ये इशू है वो खत्म हो सके। नेक्स्ट एमसीक्यू पे नहीं जा सकते प्रीवियस सॉल्व करे बगैर,
हाँ, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है यार तंजीम, ये बात है। मैंने आपको बताऊं कि ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई है ये आपके एमडी कैट के लिए थी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप लोग नेक्स्ट जो है एमसीक्यू की तरफ जा ही नहीं सकते जब तक कि आप लोग इसका राइट ऑप्शन क्लिक नहीं कर लेते। तो मैं ये करूंगा, मैं ये इशू रेज करूंगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए ऑप्शन आ जाए कि आप नेक्स्ट पे जा सकें विदाउट क्लिकिंग द फर्स्ट वन, ठीक है। ये हम कर लेते हैं जल्दी से, जो है इसको हम कर लेंगे। टुडे स्लाइड अपलोड नहीं हुई, वो इसलिए कामिल अपलोड नहीं हुई थी क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है उस पर एरर आ रहा था, इसलिए। हालांकि मैं बताऊं रात से मैंने जो है इसको प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है जी। सो अब चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट स्लाइड, और ये वही है जो हम कल नहीं कर पाए थे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पहली स्लाइड आप लोगों की इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। वो आप लोग देखेंगे फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एस मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। देखो मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, किनके दरमियान पे? बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। इसको हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये आपको देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस हवाले से, ठीक है, कि ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये कोई बॉन्ड नहीं है। हमने सिर्फ बॉन्ड लगाया हुआ है, बॉन्डिंग इसमें नहीं होती, ठीक है सर। टाइम मैनेजमेंट की कोई ट्रिक सर, टाइम मैनेज नहीं हुआ होता। शांति मैंने आपको बताया कि पहले आप थ्योरेटिकल एमसीक्यूज को सॉल्व करें, फिर जाएंगे आप टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। और आपने ये बात बहुत अच्छा जो है आपने ये बात कही कि जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू पे हम जा नहीं सकते। तो मैंने आपसे कहा कि भी हम इसके लिए एक ऑप्शन आपके लिए जो है रख देंगे, ठीक है, कि आप लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव कर सकें विदाउट सॉल्विंग द फर्स्ट वन, ठीक है जी। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीनिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। आपकी इस वक्त स्क्रीन पर जो स्लाइड विजिबल है उसमें आपके लिए मैंने एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि फ्लोरीन है, और रेयरली क्लोरीन भी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं होती जितनी की रिक्वायर है, लेकिन हम कहते हैं समहाउ ये भी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं इसके अंदर कि ये जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, ठीक है। और अब देखो हम ये बात कह रहे हैं कि भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जैसे मैंने आपसे कही बात की भी, क्या होता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूं। अगर हम एग्जांपल सिंपल से स्टार्ट कर लें, वाटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक और मॉलिक्यूल है सिमिलर वे के अंदर जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पार्शियल नेगेटिव और इस पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, जो अट्रैक्शन की फोर्स है, ठीक है, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इट इज जस्ट अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज नॉट अ कंप्लीट बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड नहीं होता, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको जो है एग्जांपल प्रोवाइड की। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन पे डिस्प्ले जो है वो कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो जैसे आपने ये बात पढ़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस जो है आपने जरूर पढ़ी होंगी। आपने आज की स्लाइड्स अपलोड नहीं करवाई ड्राइव पे, वो इसलिए नहीं करवाई तरह के शुरू में जब हम अपने डे को स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ एरर आ था हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सका। अब जैसे ही फ्री होगा उसके बाद फौरन से अपलोड कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना इस बात से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF मॉलिक्यूल इज एज कंपेयर टू HCl, HBr एंड HI इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि HF जो है ये एक वीक हम कहते हैं कि एसिड है, ठीक है, बाकियों की निस्बत। रीजन क्या है? एक तो ये कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। हम देखें हाइड्रोजन आयोडीन की बात करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमीन की बात करते हैं, हाइड्रोजन आयोडीन की सॉरी क्लोरीन की बात करते हैं,
डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो आप ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज करती है। तो इट मींस कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू द अदर वन। इसलिए हम कहते हैं कि ये इतनी आसानी से प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन H+ आयन डोनेट नहीं कर सकेगा और ये एक वीक एसिड कहलाएगा। हम ये बात कहते हैं कि वीक एसिड कौन से होते हैं, वो एसिड के जो बासानी प्रोटॉन डोनेशन ना कर सकें, H+ आयन ना दे सकें, ठीक है, इस तरह के एसिड्स को हम वीक एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। सो HF जो है वो एक्सेप्शनली तौर पे वीक एसिड के तौर पे बिहेव करता है जस्ट ड्यू टू द बॉन्ड पोलैरिटी एज वेल एज हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड कैन फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन यूटिलाइजेबल लोन पेयर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाइल वाटर की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि इट मेक्स स्ट्रॉन्गर क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप ये कर सकता है, रीजन यही है। ओ यार यहाँ पे नेट ही नहीं आ रहा, देख लो, देखो नेट आ रहा है, ठीक है, अच्छा सही है। भाई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है विशाल, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन था भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिनको वीडियो नहीं डिस्प्ले हो रही वो अपना पेज रिफ्रेश कर लें ताकि उनको वीडियो डिस्प्ले हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा मैं आपसे ये बात कह रहा था, अभी एरर आ रहा है आप लोगों के पास, कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, वैसे हमारे एंड पर कोई नहीं है। अच्छा मैं आपसे बात कह रहा था कि जैसे अमोनिया है और हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये एक वक्त में एक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं विद द अदर मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर एक वक्त में दो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है इन वाटर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड अमोनिया, ठीक है। रीजन मैं आपको बताता हूँ बोर्ड के ऊपर, इस पर जो है एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बाकी पॉइंट्स हमने जो है यहाँ पर जितने भी थे वो क्लैरिफाई कर दिए हैं, इसको यहाँ पर हम इस वक्त समझ लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग HI की बात करी थी यहाँ पर, आई थिंक सना कह रही थी, या एक लॉन्ग टेल का क्वेश्चन भी था। देखो मैं आपको बताऊं, अच्छा सारा कह रही दोबारा से एक्सप्लेन कर दें तो जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। दोबारा से मैंने आपसे कहा, जिसमें एग्जांपल भी दूंगा आप लोगों को। देखो लोन पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल का कि जो डायरेक्टली तौर पे बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसको हम लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि अमोनिया है, ठीक है, NH3 की हम बात करते हैं, ठीक है, ये या फिर हम HF की बात करते हैं, ठीक है। ये जो है यानी HF की बात हम करते हैं, ये दो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एक वक्त में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करते हैं। क्यों, रीजन क्या है कि इनके पास एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक यूटिलाइजेबल लोन पेयर है जिसके थ्रू ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। हाइड्रोजन बॉन्ड की आपने कुछ कंडीशंस भी पढ़ी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि एक तो हमने ये बात डिफाइन भी कर ली ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल विल क्रिएट हम कहते हैं somehow intermolecular force which is called as hydrogen bond। इसके अलावा भी हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे लोन पेयर का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके पास एक लोन पेयर है। फ्लोरीन की जहां तक बात है, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन जो है ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, जिसके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बाकी 6 जो है वो लोन पेयर के तौर पे, यानी 3 जो है हम कहते हैं कि लोन पेयर के जो है यहाँ पर इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये तीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता डायरेक्टली तौर पे, ये सिर्फ इनमें से एक लोन पेयर का एक वक्त में इस्तेमाल कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से, देखो फ्लोरीन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एक वक्त में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। एक वक्त में क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही डेवलप कर सकेगा। इसी तरीके से अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया भी एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही डेवलप कर सकता है, एक से ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बना सकता, ठीक हो गया। इस तरीके से वाटर की बात है, हम कहते हैं वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और रीजन भी है उसकी। रीजन क्या है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी हैं, इसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन भी डायरेक्टली अटैच हैं, तो ये एक ही वक्त में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को
डेवलप कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू अमोनिया एंड HF। ठीक है, यही मैंने आप लोगों को बताया था, यही मैंने आप लोगों से जो है डिस्कस किया था ड्यूरिंग, यानी जो स्लाइड मैंने आप लोगों को डिस्प्ले की थी उसका लास्ट पॉइंट और जो प्रीवियस पॉइंट है, यानी कि जो दो लास्ट पॉइंट है उनमें यही बात लिखी हुई है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप जल्दी से पूछेंगे, नहीं तो क्लियर जरूर मेंशन करें ताकि हम नेक्स्ट चल सकें आगे। आज हमने थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे मूव करना है ताकि हम जो टारगेट है वो अचीव कर सकें। जल्दी से बताएं कोई कंफ्यूजन है, नहीं तो क्लियर जरूर मेंशन कर दें ताकि हम आगे चल सकें जल्दी से। सर HF3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? देखो मैं आपको बताऊं, अनस फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है और ये एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर सकता है बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं HF सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था भाई सर, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड में डायपोल बॉन्डिंग होती है? देखो ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसमें हम कहते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है इट इज मच मोर ग्रेटर, इट इज मच मोर स्ट्रेंथन एज कंपेयर टू सिंपल डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल में क्या होता है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें के दो पोल्स होते हैं, दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होती है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन फोर्स हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ये मच मोर स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू सिंपल डायपोल डायपोल फोर्स। ठीक है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। Cl is borderline case, what does it mean? इसका मतलब होता है कि क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो सकता है लेकिन इसके तमाम के तमाम कंपाउंड्स के अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों की निस्बत कम होती है। सर HF को दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। तैयबा मैंने आपसे कहा HF के अंदर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू HI, HCl और HBr। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा, इसलिए हम कहते हैं कि HF आसानी से हाइड्रोजन H+ आयन डोनेट नहीं कर सकेगा और एक वीक एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये भाई ये मैंने बताया था आपको जी। HF रिपीट कर दिया। और ये बात फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन के पास 3 तो सब हैं तो वो सब यूटिलाइज नहीं कर सकता हमारा, इसलिए कि फ्लोरीन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो वो एक हाइड्रोजन एक वक्त में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से करें आगे चलते हैं। सर जब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे हुए हैं तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पे हैं, वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होगा? शांति ने आपको बताया कि देखो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 हाइड्रोजन भी तो है ना, तो जब 2 हाइड्रोजन है तो ये एक वक्त में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 2 हाइड्रोजन एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से लिंक हो सकते हैं। लेकिन HF में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, एक ही हाइड्रोजन है हमारे पास HF के अंदर, तो ये एक वक्त में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना पाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को? MCQ करवाना है, बिल्कुल इसके रिलेटेड मैं MCQ करवाऊंगा आप लोगों को। हो गया क्लियर आप लोगों को? NH3 वाला नहीं समझ आया? अच्छा मानू देखते हैं, जल्दी से बता देता हूं मैं आप लोगों को, इतना टाइम हम स्पेंड इस पे नहीं करेंगे, बहुत बेसिक है यार ये। ठीक है, देखो NH3 की हम बात करते हैं, नाइट्रोजन एक लोन पेयर कैरी करता है। ठीक है, NH3 की बात हम करते हैं, हम कहते हैं नाइट्रोजन के अंदर 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक लोन पेयर होता है। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस भी डेवलप होते हैं। अब एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल नेक्स्ट होगा जिसमें कि नाइट्रोजन के ऊपर वही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इनके दरमियान इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। लेकिन देखो नाइट्रोजन के पास एक वक्त में सिर्फ एक लोन पेयर है, तो ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक से ज्यादा नहीं बना सकता। ठीक है, बिल्कुल चांसे हमने इनसे रिलेटेड MCQs कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक जो नेक्स्ट स्लाइड है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से ही वो भी कर लें, उसके बाद फिर हम जो है ना वापस आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए MCQs करवाऊंगा। तो ये आपने समझ लिया है, मुझे उम्मीद है कि मांगू भी क्लियर हो चुकी होगी। HF में 3 फ्लोरीन के दरमियान हम कहते हैं कि फ्लोरीन के अंदर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन चूंकि एक ही लगा हुआ है इसलिए हम कहते हैं कि सर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मोमिना 2 करते हैं। देखो ऐसे फ्लोरीन, देखो ऑक्सीजन के अंदर 2 लोन पेयर हैं, ये 2 लोन पेयर का ही इस्तेमाल करेगा एक वक्त में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। सर HF हाइड्रोजन क्यों नहीं ले सकता? भाई हाइड्रोजन नहीं लेते हमरा, ये हाइड्रोजन नहीं लेते। हम कहते हैं कि HF में फ्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 2 नहीं बना सकता। ठीक हो गया, तो ये हमने बात की थी, आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इलेक्ट्रॉन, देखो मैं आपको बताऊं कि हरीम ऐसा है कि हम कहते हैं कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन किस तरह की है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास एटलीस्ट बॉन्ड पेयर का होना जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, किससे? ये थोड़ा डिफरेंट है उससे जो हम सिंपल बात करते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक है जी,
अच्छा, बहुत बेसिक है। बिल्कुल मैंने दे दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। भी चलें जल्दी से नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, अब आपके पास आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट वन है जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस की बात करेंगे। उसके बाद मैं आऊंगा बिल्कुल अवैस, इसके बाद मैं एग्जैक्टली आपके पास आऊंगा एमसीक्यूज को लेके, ठीक है भी। अच्छा, इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। आप ये बात पढ़ते हैं, ये बात आपने जो है डिस्कस भी की होगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस बनती है उसका स्ट्रक्चर क्या है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास आइस का। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू द आइस वन, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल हम कहते हैं ये होती है, इस वजह से होती है, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, वो बिटवीन हाइड्रोजन, ठीक है, एंड ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। ये मेंशन भी किया हुआ है, इफ टू हाइड्रोजन आर लिंक्ड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड व्हाइल द अदर टू, ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक करेंगे विद ऑक्सीजन, क्योंकि जो हमारे पास वाटर है किस फॉर्म के अंदर, इनसाइड द आइस, उसमें ऑक्सीजन के साथ चार एक ही वक्त में हाइड्रोजन लिंक हो रहे होते हैं। दो विद कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और दो विद जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है जी। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की, ये थ्रू आउट द थ्री डायमेंशन एक्सटेंड करती है, ठीक है। और ये जब एक्सटेंड करती है तो देखो अरेंजमेंट हुई है मॉलिक्यूल की, तो 9% मोर स्पेस आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी ऑफ जो आइस है वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। इसलिए हम कहते हैं कि आइस जो है वो फ्लोट करती है अबव द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक हो गया। और बाकी जो है यहाँ मेंशन किया हुआ है कि लोअर देन मतलब लिक्विड का जो द लोअर डेंसिटी ऑफ आइस देन लिक्विड वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, वो फ्रीज करता है, लेकिन वो फ्रीज करता है फ्रॉम द आउटर सरफेसेस, ठीक है। हम कहते हैं कि उसमें आइस बनना शुरू होती है और वाटर की मैक्सिमम जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको पता जरूरी होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू राइट करूंगा। आप लोग ये देखें, जब तक आप लोग ये देखेंगे मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू राइट कर चुका हूँ और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स द एमसीक्यू। जल्दी से देखें इसको, और इसमें कुछ पूछना बताएं, नहीं तो उससे पहले हम जो है क्या कहते हैं एमसीक्यू राइट कर लेते हैं। ऑक्सीजन ऑफ वाटर कैसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ। देखो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि एक एटम किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दे टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, ठीक है। मतलब किसी दूसरे एक मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उसको डोनेट कर दे, इससे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है जी। 9% मोर स्पेस वाला हम कहते हैं कि जी जब ये इनके अंदर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स जब अरेंज होते हैं आइस में कन्वर्ट होने के लिए, तो ये मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अरेंजमेंट की वजह से, हम कहते हैं, इस वजह से कहते हैं। इस टॉपिक पर एमसीक्यूज आते हैं टेस्ट में, एग्जैक्टली आते हैं। अभी मैं आप लोगों को टेस्ट के जो है इस पर एमसीक्यूज जो है मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा इस सवाल से, ठीक है। सातवां जो लास्ट पॉइंट आप कह रहे हैं जी, वाटर डेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फर्स्ट है आइस, द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम। तो वो आप देख लें, देखें जरा, ये देखें, ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब ये इसमें आप देख सकते हैं कि दो ये हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच है विद कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग दो हैं, ठीक है, उनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होगा। ये एक ऑक्सीजन एक वक्त में 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है, दो के साथ कोवेलेंटली और दो के साथ हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होगा। अच्छा जी, सर वाटर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, आइस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ना। देखो मैं आपको बताऊं कि वाटर की अगर हम बात करते हैं, नहीं वाटर की बात नहीं हम कर रहे इस वक्त, आइस की बात पहले बात तो मैं बताऊं कर रहे हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली तौर पे यहां तक होता है कि भाई ये जब हाइड्रोजन के साथ लिंक आउट करेगा तो इसका टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। जब थ्रू आउट द हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं एक्सटेंड कर जाती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे जो अरेंजमेंट बनती है वो हेक्सागोनल टाइप की हमारे पास होती है, ठीक है। सो हेक्सागोनल है ये, इट्स नॉट टेट्राहेड्रल, इट्स हेक्सागोनल। डेंसिटी का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, क्योंकि ये 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करे, आप जानते हैं डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम एक्सटेंड करेगा किसी कंपाउंड का तो ओवरऑल जो है फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ी आएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है भी। बहुत बेसिक्स हैं ये सारी की सारी।
दो बॉन्ड कोवेलेंट और क्यों होते हैं? देखो भाई ये कोवेलेंट चीजें, देखो यार ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड कोवेलेंट बनाए हुए, दो इसने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ लिंक किया हुआ है हाइड्रोजन को, ठीक है भाई। मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको बताऊं कि उस टेम्परेचर के ऊपर यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं, देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जो हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, ठीक है। इस पे को एग्जिस्ट करती हैं कौन कौन सी चीज भाई? एक तो वाटर इन लिक्विड फॉर्म एज वेल एज वाटर इन आइस फॉर्म, ठीक है। जब आप टेम्परेचर को रेज करते हो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज आई थिंक है भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर टेम्परेचर एज कंपेयर टू 0। तो इस पे हमारे पास आइस की कंपोनेंट जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होती है और लिक्विड की ज्यादा होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस पे हायर टेम्परेचर, इस पे सबसे हाईएस्ट जो है हमारे पास आइस की जो क्या कहते हैं डेंसिटी है वो होती है जी। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब जल्दी से एमसीक्यू की तरफ आते हैं, हम जल्दी से हम एमसीक्यू की तरफ जो है वो चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त टाइम बड़ा शॉर्ट है यार, हमने बहुत टाइम यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है जी। फर्स्ट वन, फर्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, एक है डायमंड इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, ये नहीं ये वाला, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव डाइपोल फोर्सेस? Which of the following does not have dipole forces? ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास आती है भी क्या? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है H3R, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बी ऑप्शन इसकी क्या बनेगी? ये हमारे पास बनती है ये सी ऑप्शन हमारे पास बनती है HS, डी ऑप्शन आपके पास बनती है वाटर। अब बताएं जल्दी से कि किसमें डाइपोल फोर्सेस नहीं है, जल्दी से आपने बताना है। कूलिंग कम हो जाएगी ना, बिल्कुल रमीज आप ठीक कह रहे हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसंट्रेशन ऑफ द जो वाटर है मॉलिक्यूल्स यानी लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा होती है, इसलिए हम कहते हैं कि डेंसिटी हायर होती है, ठीक है। उसके बाद तो वैसे भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा ये जी। जल्दी से बताएं। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही है। दुआ मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो उसने आपको स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है, उसमें उसने बताया है कि वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करते हैं तो टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ओवरऑल जब ये अरेंज होने के बाद एक फाइनल शेप बनाते हैं जो हम कहते हैं आइस है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास जो है हेक्सागोनल शेप ही बनेगी। जल्दी से इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है आपने। देखो वो मोमिया जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना हमारे पास, उसमें समहाउ कुछ कंसंट्रेशन की फॉर्म के अंदर नहीं, कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस फॉर्म में होंगे, लेकिन ज्यादातर लिक्विड फॉर्म के अंदर ही होंगे, ठीक है। जल्दी से बताएं, जल्दी से ऑप्शन बताएं, ठीक है। अब आपने ये भी देखना है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस आपको लग रही हैं कंफ्यूजिंग, एक हाइड्रोजन सल्फाइड भी है और एक हमारे पास क्या है ये वाला भी, ये वाला डी ऑप्शन भी, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन सी नहीं होती, कौन सी है कि जो डाइपोल फोर्सेस नहीं कैरी करते। इसका आंसर डी है। अब आप कंफ्यूज थे कि डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ साथ लोन पेयर का होना भी जरूरी है। ऐसे मैं आपको बताऊं कि ब्रोमीन में भी लोन पेयर होता है, आयोडीन के अंदर भी लोन पेयर होता है, लेकिन आपने शायद वो एलिमेंट्स की लिस्ट पढ़ी हो जो मैंने आप लोगों को अपनी पहली स्लाइड में अपने पहले पॉइंट में लिख दी थी कि नाइट्रोजन के पास एबिलिटी है, जब भी वो किसी कंपाउंड में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन के पास, ऑक्सीजन के पास और रेयरली क्लोरीन के पास।
तो इस पूरे के अंदर आप देखेंगे कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उन लिस्ट में से कौन सा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, तो ऑक्सीजन ही है। सल्फर नहीं कर सकता, सल्फर के पास अगर 4 लोन पेयर है लेकिन फिर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है, या हम समाओ कहते हैं बॉन्ड पोलैरिटी इतनी नहीं है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सके, ठीक है। सो HS विल नेवर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज सल्फर हैज not as much electronegativity, ठीक है, to create the bond polarity और उसके थ्रू ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो ये तमाम के तमाम ये वाली B, A और C वाली जो है ये डायपोल फोर्सेस ही हैं। D जो हमारे पास है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए हम कहते हैं कि डायपोल फोर्सेस ये नहीं होंगी, ठीक है। समझ आई आप लोगों को इस बात की? जल्दी से बताना है आप लोगों ने, इस सवाल से क्लियर है आप लोगों को? एक और जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम फिर मूव करेंगे आगे, और बल्कि इसको करने की ऐसी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो डी बिकॉज इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एग्जैक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है भाई। मैं एक और बातों को बता दूं, अगर आपको कहा जाए कंपैरिजन कि आप कंपेयर करें, ठीक है, वाई डी, देखो शान से इसके अंदर ऑक्सीजन है और आपने देखा था कि ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन हो तो हम कहते हैं कि अच्छा क्वेश्चन पढ़ दें। मैंने आपसे कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायपोल फोर्सेस, ठीक है, कौन सी है कि जो डायपोल फोर्सेस नहीं रखती? रीजन क्या है? देखो डी ऑप्शन जो है, रीजन क्या है कि ये होगा इसलिए कि ऑक्सीजन उस लिस्ट का हिस्सा है, वो एलिमेंट का हिस्सा है कि जो जब भी हाइड्रोजन के साथ लिंक होंगे तो वो वाटर के अंदर इस सूरत में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सेपरेट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल डायपोल फोर्सेस, इसलिए हम कहते हैं ये तमाम डायपोल फोर्सेस रखेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये ठीक हमारे पास ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा अब आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कौन सी हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रांग होती है, तो आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मच स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसके अलावा हमारे पास डायपोल फोर्स होती है, डायपोल इंड्यूस जिसको हम डे बाय फोर्स भी कहते हैं, एक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो ये 3-4 डिफरेंट तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, बाकी सारे के सारे वीकर होती हैं। देखो मैं आपको बताऊं, टाइप नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि मैं साइड पे हो गया। अच्छा यहां आपसे कहा डायपोल को आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे विद हाइड्रोजन बॉन्ड की समा कुछ जो है कहते हैं कि आपके पास क्या कहते हैं कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, और उन कंडीशंस पे जब तक कोई एक मॉलिक्यूल पूरा नहीं उतरता तब तक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड हम नहीं कहते। एक सिलेक्टेड हमारे पास एटम्स की रेंज है जो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये टोटली डिफरेंट है उससे, इसलिए हम हाइड्रोजन बॉन्ड को कंफ्यूज नहीं करेंगे विद सिंपल डायपोल फोर्स, ठीक है। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी क्लियर हो चुकी है, क्वेश्चन लिख दें, सारा क्वेश्चन लिख दिया आपको मैंने। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला जो था, मैंने आपसे कहा था कि कौन सी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होगी? वो होगी हमारे पास सिंपल ये जो क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। नहीं उसमें डायपोल फोर्स नहीं होती। अच्छा नेक्स्ट हम चलेंगे, थर्ड स्लाइड आपके लिए मैं इस वक्त स्क्रीन पर लाता हूं। जी सारा आपको मैंने बता दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो उसमें आप कहेंगे कि भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इस वक्त जो है अब डिफरेंट हमारे पास जो है क्या कहते हैं कि टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, ठीक है, उनकी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है डिस्कस करेंगे। सारा सिंपल है यार, आप लिख लें इसको, उस वक्त तक जो है आप जितना आप कमेंट कर रही हो उतने लिख भी लेती। Which of the following is the strongest intermolecular force, ठीक है, और ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी लंदन डिस्पर्शन फोर्स, डे बाय फोर्स, डायपोल फोर्स, डी ऑप्शन बनेगी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गर होती है। स्ट्रेंथन का ट्रेंड बता दें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, उसके बाद उससे कम होती है डायपोल फोर्स, उससे कम होती है डे बाय फोर्स, और सबसे जो है लीस्ट हम कहते हैं जो स्ट्रेंथ वाली फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक ट्रेंड है, मतलब एक मैंने आपके लिए टेबल डिस्प्ले कर दिया है, वो मैंने आपको जो है इस पर डिस्प्ले कर रहा हूं, इस पर क्या कहते हैं स्क्रीन पर। उसमें टाइप ऑफ सॉलिड है,
स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होती है, और उसके बाद टिपिकल प्रॉपर्टीज और एग्जांपल हैं, ठीक है। ये मैंने टेबल आपको प्रोवाइड किया है। देखो मैं बताऊं कि ये चीज हमारे इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको कम से कम थोड़ा बहुत नो हाउ होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में NaCl भी शामिल है, हमारे सिलेबस में डायमंड भी शामिल है, आयोडीन भी शामिल है, ठीक है, और SiO2 भी शामिल है, ठीक है। तो आपको ये जरूर पता होनी चाहिए। मेटालिक की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स इसके होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो केटाइन और एनाइन होते हैं, ठीक है, और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात जहां तक है, तो इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है बिटवीन दी मेटल केटाइंस, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड होता है मेटालिक केटाइंस के दरमियान और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। हार्डनेस, जाहिर सी बात है, सारे मेटल जो हैं वो हार्ड इन नेचर होते हैं, हार्डनेस वह वेरी कर सकती है, लेकिन सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। जैसे आप सोडियम की बात करते हैं, सोडियम जो है बहुत एक सॉफ्ट किस्म का मेटल है, आप इसको नाइफ से कट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सॉफ्ट टू हार्ड इसकी जो इनकी हार्डनेस है, ठीक है, वो वेरी करेगी। और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो वेरी करता है लो से हाई तक। जैसे आपको बताया कि जैसे इनकी सॉफ्टनेस वेरी करेगी, वैसे ही इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी वेरी करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि इसके जो है ये लस्टरस होता है। लस्टरस का सिंपली मतलब क्या होता है, लस्टरस का मतलब होता है कि इसकी जो सरफेस है, फ्रेश कट पीस ऑफ मेटल जो है वो शाइनिंग होता है। शाइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे लाइट पड़ती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से क्या होता है कि वो फिर जो है जब वापस डी एक्साइट होते हैं तो उतनी एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, ग्लो की सूरत में जो है करते हैं। डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, नहीं हम इनको शीट में और इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जांपल मैंने मेंशन किए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये तमाम होती हैं। सर हाइड्रोजन बॉन्ड इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ट्रेंड भी बता दें। देखो मैं आपको बताऊं कि ये सादिया डिपेंड करता है कि ये जो है जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, उनकी अपनी क्या स्ट्रेंथ होगी। वैसे मैं बता दूं, ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इवन के सादिया, आप जब ऑक्सीजन की बात करती हैं तो अल्कोहल में ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली एक हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप होता है। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वीकर हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर। तो ये FCl और N के दरमियान आप ऐसे ऑर्डर नहीं मेंशन कर सकते, कि डिपेंड कर रहा होता है कि कंपाउंड क्या है, किस तरह का है, उसमें हम ऑर्डर मेंशन करते हैं, ठीक है भाई। आने की बात हम करते हैं। देखो मेलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब होता है कि शीट्स एंड वार्स, ठीक है, मेलिएबल मींस शीट्स एंड डक्टाइल मींस वार, ठीक है, इनमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की जहां तक बात है तो बेसिक इंग्रेडिएंट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसमें होता है वो केटाइन और एनाइंस होती है इसके अंदर। वहां केटाइंस और इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। आयनिक कंपाउंड में केटाइंस और एनाइंस होते हैं इस तौर पे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बिटवीन द केटाइन एंड एनाइन, हार्ड होते हैं, ठीक है, वेरी क्या कहते हैं, मॉडरेट टू वेरी हाई इनकी हार्डनेस होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी करता है, फ्रॉम लोअर टू वेरी हाई भी होता है, ठीक है। और नॉन कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड, ठीक है, लेकिन हम जब इनको लेकिन हम जो है उनको क्या करते हैं, जब हम उनको जो है मॉडर्न फॉर्म में ले जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं, तो फिर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये मॉडर्न फॉर्म में होते हैं तो फ्री आयंस होते हैं, आयन फ्लो करवा सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को भी और हीट को भी, ठीक है। एग्जांपल्स लिखी हुई है। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जहां तक बात है तो इनमें मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिपीट करता है अपने आप को 3 डायमेंशनली तौर पे, ठीक है। और नोबल गैसेस के अंदर सिंपल एक जो है हमारे पास एक एटम यानी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसके अंदर होती हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है मॉलिक्यूलर के केस में, क्योंकि आइस भी इटसेल्फ जो है हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड है की एग्जांपल है, इसमें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पांसिबल होती है। सर ये डिराइव पर पोज करेंगे, एग्जैक्टली मैं पोज करूंगा इसको, ठीक है। नो नीड टू राइट, एग्जैक्टली कोई राइट करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को तमाम पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे डिराइव के अंदर, ठीक है। HI and HBr इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। फिर डायपोल, देखो मैं बताऊं HI और HBr नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ HF और HCl में ये सलाहियत है, ये वो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करेगा, HI और HBr में नहीं होती हाजरा, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात कह रहा था जैसे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड की है कि स्वैप होते हैं या लो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है, ठीक है, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ना इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही इनके अंदर फ्री आयंस हैं, ठीक हो गया। और बाकी जो है सबलाइम इजीली का मतलब होता है कि इनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली तौर पे जो है वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। बाकी एग्जांपल मेंशन की हुई है नोबल गैसेस में जो लार्जर साइज के जैसे ज़ीनॉन है, ठीक है, ये लार्जर साइज के जो हमारे पास होते हैं वो सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। मीथेन को हम जो है इवन हाई टेम्परेचर सॉरी क्या कहते हैं ना, वो जो लिक्विफिकेशन वाला प्रोसेस है, इवन बहुत लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हुए हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड ही बनाएगा, ठीक है। कोवेलेंट नेटवर्क है
एटम्स होते हैं, इनके बेसिक कंपोनेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके अंदर, बहुत हाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हार्ड इन नेचर होते हैं और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि इनके में फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस नहीं होते। बाकी एग्जांपल जो है डायमंड की है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की और सिलिकॉन कार्बाइड की है। कल वाला टेस्ट भी डिराइव पर शो करवा दें, बिल्कुल ठीक है, करवा दूंगा। आप मुझे बताएं इनमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, नहीं तो हम जल्दी से फौरन आगे चलेंगे और कुछ नहीं बात करेंगे। जल्दी से बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है तो बता दें जल्दी से। क्वेश्चन बताएं शाबाश, जल्दी से, इसमें से कुछ है तो। ये स्लाइड्स याद करने के या बस कॉमन पॉइंट्स देखने हैं भाई, फिजा आपको ये फिजा सारे पॉइंट्स पता जरूर होने चाहिए आपको, ठीक है भाई। नो प्रॉब्लम, शुक्र है भाई, आप हो गया क्लियर, तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। स्लाइड नंबर 4 इनकी स्क्रीन पर ले आए, जल्दी से स्लाइड नंबर 4 ले आए इनकी स्क्रीन पर। लंडन फोर्सेस का मतलब होता है रिबा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, ठीक है, इनको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। स्लाइड 4 ले स्क्रीन पर, आ गई ना। अच्छा सर कल वाले टेस्ट अपलोड कर दें, मैं कर दूंगा सना, कोई इशू नहीं है भाई, इस तरह का कोई इशू नहीं रहेगा, आप लोगों को टाइम पे मिलता रहेगा सब कुछ, ठीक है। सबलाइम इजीली का मतलब क्या होता है, देखो कि इनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली तौर पे वेपर्स फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। सबलाइम इजी का मतलब ये होता है। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है कि विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। मेटेलिक रिपीट कर दें जबीन, हम इस वक्त नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं, आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि इनमें केटाइंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनमें मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है, और इनका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो सकता है, लो टू हाई होता है, क्योंकि डिपेंड करता है, ये सॉफ्ट भी होते हैं और ये हार्ड भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स होते हैं ये, ठीक है, मेलिएबल होते हैं, इनको शीट और वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लस्ट्रस होते हैं, यानी कि इनका फ्रेश कट पीस ऑफ मेटल जो है वो शाइन करता है, क्योंकि अपर सरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, जब वो डी एक्साइट होते हैं तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे कि ग्लो प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। नोबल गैसेस मॉलिक्यूलर सॉलिड में कैसे इंक्लूड होंगी, देखो आप जानते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, जब डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इस बेस पर देखो जब आयोडीन सॉलिड है तो फिर इवन के उसके साथ जो उसके साथ ही मौजूद ज़ीनॉन है वो भी सॉलिड हो सकता है, क्योंकि उनमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सारी करनी है नहीं ज़रफ़शान, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, सारा नहीं करना आपने, ठीक है। चले भी आगे चलते हैं। इस वक्त जो है आपकी स्क्रीन पर जो चीज डिस्प्ले हो रही है उसमें नेम है, ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर है और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं, ठीक है। पहले मैं ऐसा करता हूं, इनको जो है 5 वाला वीडियो दिखा दें, 5 वाला दिखा दें पहले, आगे इनकी स्क्रीन पे 5 आ गई नहीं, वो शो नहीं होगा कुछ भी। आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त वीडियो डिस्प्ले हो रही है, प्रीव्यू में नहीं आता, वहां देखेंगे आप, वहां आ रही है, दूसरी तरफ आ रही है, हाँ ठीक है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि हम इस वक्त NaCl की बात कर रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स में आपने देखना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है कि किसी एक चार्ज को कितने नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्ज सराउंड करेंगे, इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है NaCl का, इसको 6 कहते हैं, यानी कि एक ही वक्त में एक क्लोराइड आयन को 6 पॉजिटिव आयन से सराउंड किया होता है और एक पॉजिटिव आयन को 6 जो है नेगेटिव आयंस ने सराउंड किया होता है, ठीक है जी। और बाकी जो है आप देखेंगे हम नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करेंगे, किसके अंदर, सोडियम क्लोराइड के एक यूनिट सेल के अंदर कैलकुलेट करेंगे। यूनिट सेल हमारे पास जो है एक जो होता है उसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो क्लोरीन का आपने देखा होगा, आपको दिखा होगा कि भी किस तरीके से एजिस से, हर एक एज से 1/8 पार्ट जो है वो आता है, कलेक्टिवली मर्ज होकर एक क्लोरीन बनाता है। इस तरीके से 1/2 पार्ट जो है वो एट द मिडिल ऑफ द फेज, ठीक है, हम कहते हैं कि क्लोरीन का आता है और वो 3 हमारे पास क्लोरीन बनाएगा। इस तरीके से आपने जो है सोडियम का भी देखा होगा किस तरीके से ये आते हैं और आपस में मर्ज होके जो है इस तरीके से नंबर ऑफ क्लोराइड आयन और सोडियम आयन बनते हैं। अगर ये पॉइंट आपको जो है वीडियो के थ्रू डिस्प्ले हो गया है, क्लियर हो चुका है, तो हम आएंगे दोबारा से स्लाइड के ऊपर। अब इनको स्लाइड नंबर 4 डिस्प्ले कर दें, स्लाइड नंबर 4 डिस्प्ले कर दें, ठीक है। स्लाइड 4 डिस्प्ले आपको हो चुकी है। एक तो सबसे पहले ज्योमेट्री है, ठीक है, ज्योमेट्री पता होना चाहिए आपको। सोडियम क्लोराइड की जो ज्योमेट्री होती है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है, फेस सेंटर्ड
क्यूबिक स्ट्रक्चर इनका होता है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी आपने यूनिट सेल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालने हो इनसाइड द यूनिट सेल, तो आप यूनिट सेल के अंदर केटाइंस और एनाइंस की मेजरमेंट करते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने केटाइंस हैं कितने एनाइंस हैं। इसकी बेस पर आप जो है किसी एक यूनिट सेल के अंदर फार्मूला यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैलकुलेशन करेंगे सर प्लीज कल टेस्ट डिस्कस कर दें। अब ऐसे कह रहे हैं चलिए भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, फिर देख लेंगे। समझ नहीं आई किस चीज की शान से, अभी हम डिस्कस करेंगे ना उसको, फिर वापस मैं आपको दिखाऊंगा NaCl का स्ट्रक्चर में डोंट डिस्टर्ब। चले ठीक है, सही है। अच्छा फर्स्ट देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन किया है। आपसे कहा था कि एक चार्ज को कितने नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्ज जो है सराउंड करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये बेसिक तौर पे कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो NaCl की अगर हम बात करें तो एक Na+ को 6 Cl नेगेटिव आयन सराउंड करते हैं, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, हम कहते हैं यदि एक चूंकि हमारे पास जो NaCl है वो क्यूबिक फॉर्म के अंदर है और एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं और हर एक कॉर्नर पॉइंट पे हमने क्लोराइड आयन को रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, प्लेस किया हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं कि हर एक क्लोराइड आयन जो कि कॉर्नर पॉइंट पर है वो 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स द 1 यूनिट सेल। ठीक है, तो हम अगर तमाम के तमाम जो कॉर्नर पॉइंट पे मौजूद क्लोराइड आयंस हैं उनकी कंट्रीब्यूशंस का सम कर लें तो हमारे पास 1 आ जाता है। ये आपने देखा सेकंड पॉइंट में, यानी 1/8 पार्ट ऑफ ईच जो है हम कहते हैं कंसीडर्ड फॉर दिस यूनिट सेल। हम कहते हैं क्लोराइड आयन चूंकि कॉर्नर पॉइंट पर है तो उनकी कंट्रीब्यूशन एक की फॉर 1 यूनिट सेल 1/8 होती है। तमाम की कंट्रीब्यूशंस का सम करेंगे तो वो एक क्लोराइड आयन बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, क्लोराइड आयंस को प्लेस करते हैं एट द सेंटर ऑफ फेस। ठीक है, यानी जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक क्यूब शेप है उसमें सेंटर ऑफ द फेस है। ठीक है, उस पे हमारे पास एक क्लोराइड आयन होगा और हर एक जो फेस पर क्लोराइड आयन है वो अपने आप को 2 डिफरेंट यूनिट सेल्स में डिवाइड करता है। तो हर एक की जो कंट्रीब्यूशन फॉर जस्ट 1 यूनिट सेल है वो 1/2 होगी। ठीक है, और चूंकि हमारे पास नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती है, क्यूब के अंदर 6 होती हैं, तो 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हमारे पास आ जाएंगे। तो एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट से आ गया, 3 हमारे पास क्लोराइड आयन एट द सेंटर ऑफ द फेस आ गए, तो ये टोटल हमारे पास 4 क्लोराइड आयन बन गए। इसी तरीके से हम सोडियम आयन की कैलकुलेशन करते हैं तो इट मींस के एक यूनिट सेल के अंदर 4 फार्मूला यूनिट्स होते हैं NaCl के। फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक चार्ज आयन को कितने नंबर ऑफ ऑपोजिट चार्ज आयन ने सराउंड किया उसे हम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं क्लोराइड आयंस जो हैं, क्लोराइड आयंस में वहां भी आ जाता हूं, वहां भी समझा देता हूं मैं आपको। क्लोराइड आयन जो कि कॉर्नर पॉइंट पे हमने लगाया हुआ है, एक क्लोराइड आयन जो कॉर्नर पॉइंट पर है उसकी कंट्रीब्यूशन फॉर 1 यूनिट सेल 1/8 होती है। ठीक है, 1/8 इसकी कंट्रीब्यूशन होती है। अगर हम कॉर्नर पॉइंट पे मौजूद तमाम क्लोराइड आयन की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनका सम कर लें, ठीक है, उनकी सम को हम कहते हैं कि इससे हमारे पास जस्ट 1 क्लोराइड आयन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम फिर क्या करते हैं, यूनिट सेल के अंदर हम क्लोराइड आयंस को एट द मिडिल ऑफ द फेस भी लगाते हैं, और अगर एक मिडिल ऑफ द फेस एक आयन हमारे पास मौजूद हो, ठीक है, हम कहते हैं कि मिडिल ऑफ द फेस जो है, ठीक है, इसमें जो आयन हमारे पास है वो एक वक्त में अपने आप को 2 यूनिट सेल्स में डिवाइड कर रहा होता है, तो उसकी एक की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स 1 यूनिट सेल 1/2 होती है। इनकी जो स्क्रीन पर मौजूद है स्लाइड वो रिमूव करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आ जाए, कर दी रिमूव। ठीक है, अभी देखो ये इस वक्त मैंने एक यूनिट सेल बनाया हुआ है जो कि क्यूबिक फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब इसमें देखो कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब इस कॉर्नर पॉइंट पे हमने लगा दिया क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर जो हमने क्लोराइड आयन लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये एक क्लोराइड आयन अपने आप को 8 यूनिट सेल्स के अंदर रिपीट करेगा, यानी यहां पर आने वाला यूनिट सेल, उस तरीके से उधर आने वाला यूनिट सेल। ठीक है, यानी कि इस तरीके से चारों तरफ जो हमारे पास यूनिट सेल्स होंगे उसमें ये अपने आप को शेयर करवाएगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा भी हुआ है एफएससी में, लेकिन आप लोग भूल चुके हैं तो फिर से रिवाइज करवा देते हैं। ऐसे देखो ये कॉर्नर पॉइंट है इस वक्त यूनिट सेल का, इस पे यहां पे क्लोराइड आयन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्लोराइड आयन लगा हुआ है टोटली एक ही का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक क्लोराइड आयन इस तरीके से कॉर्नर पॉइंट पर लगा होता है जो उभरा हुआ होता है, बाहर को निकला हुआ होता है। ठीक है, अब यहां पर इसके साथ यहां भी यूनिट सेल आएगा। ठीक है,
इस तरीके से 2 यूनिट सेल ऊपर आएंगे और 4 यूनिट सेल सामने आएंगे। तो यही एक क्लोराइड आयन जो कि कॉर्नर पॉइंट पे था, ये अपने आप को 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो कॉर्नर पॉइंट पे मौजूद एक क्लोराइड आयन है, इसकी कंट्रीब्यूशन फॉर 1 यूनिट सेल कितनी है? 1/8 है। ठीक है, एक यूनिट सेल के लिए क्लोराइड आयन की कंट्रीब्यूशन 1/8 है। अगर मैं तमाम कॉर्नर पॉइंट्स पे मौजूद जो क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशंस जो है इनका सम कर लूं, ठीक है, तमाम के तमाम जो क्लोराइड आयंस मौजूद हैं एट द कॉर्नर पॉइंट्स, इनका अगर मैं सम कर लूं तो ये क्या होता है? ये इक्वल टू 1 आता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से 1/8, इन तमाम का सम 1 होगा। आप करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही मैं आपसे बात कह रहा था कि एक क्लोराइड आयन जो कॉर्नर पॉइंट पर है वो अपने आप को 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड करता है। उस एक क्लोराइड आयन की कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए 1/8 होती है। तमाम का सम करेंगे इक्वल टू 1 होगा। ये समझ आ गया? ये बताएं जल्दी से, समझ आ गया? दुआ अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है, अभी पढ़ना बहुत कुछ है। बताएं जल्दी से, ये समझ आ गया आपको? जस्ट इतना बताएं, फिर दुआ हम करते हैं कुछ ना कुछ, आपका भी जो हल है वो निकल जाएगा। बताएं पहले, ये समझ आ गया आपको? जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी, यस और नॉट। शायद से क्लियर होना चाहिए ना भाई, हम तो सिंपल बात कर रहे हैं। सर प्लीज फर्स्ट ड्रॉ 2 इक्वल स्क्वायर लाइन देन जॉइन द लाइंस। देखो मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने किया है। ये जो क्यूब बनाई है वो उसी तरीके से बनाई है। मुझे बताएं यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हुई? नहीं हुई है? बहुत बेसिक है यार, वाला समझ नहीं आया। अभी देखो ये बात मैंने आपको बताई कि एक क्लोराइड आयन जो कि कॉर्नर पॉइंट पर मौजूद है, ये अपने आप को 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड करता है। और उसकी मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन करके आपको बाकायदा दिखाई कि भाई ये क्लोराइड आयन जो कि जो है स्फेरिकल फॉर्म के अंदर मौजूद है, वो इस तरीके से यहाँ पर इम्बेड है। ठीक है, ये कंप्लीट जो है एक यूनिट सेल का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, इसके सामने आने वाला यूनिट सेल जो है उसमें भी ये आएगा। इस तरह से 2 यूनिट सेल ऊपर आएंगे, उनके अंदर भी इसकी जो है कंट्रीब्यूशन बनेगी, और इस तरीके से 4 यूनिट सेल सामने भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये क्या होगा कि इस तरीके से ये एक ही जो है हमारे पास क्लोराइड आयन अपने आप को 8 यूनिट सेल्स में डिवाइड करेगा। तो एक क्लोराइड आयन जो कॉर्नर पॉइंट पर है, इसकी कंट्रीब्यूशन जस्ट फॉर 1 यूनिट सेल वो कितनी होती है? वो 1/8 होती है। तो ये हमारे पास अगर इन तमाम को कॉर्नर पॉइंट में जो क्लोराइड आयंस हैं, इनको हम ऐड कर लें तो ये 1 होता है। ठीक है, ये आ गया यूनिट सेल के कॉर्नर पॉइंट पर लगा हुआ क्लोराइड आयन। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं कि भी हमारे पास मिडिल ऑफ द फेज भी एक होता है क्लोराइड आयन। वो किस तरीके से? ये देखो, ये लेट्स सपोज यूनिट सेल है, इसमें ये कॉर्नर पॉइंट्स थे, ये कॉर्नर पॉइंट्स थे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फेस है। ठीक है, इस फेस पे भी एक मिडिल ऑफ द फेस के ऊपर हम कहते हैं कि हमारे पास एक आ जाएगा क्लोराइड आयन जो कि अपने आप को 2 यूनिट सेल्स में डिवाइड करेगा। क्योंकि देखो यहां से इस तरीके से आता है ना, तो एक यूनिट जो यूनिट सेल है उसके लिए कंट्रीब्यूशन फॉर जस्ट 1 क्लोराइड आयन वो कितनी होगी? एट द मिडिल वाले की इसकी कंट्रीब्यूशन होगी 1/2। और चूंकि 6 फेजेस हैं, देख लो, गिन लो कितनी फेजेस हैं। फेजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सो हम कहते हैं कि 1/2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 2 3 तो ये 3 आ जाते हैं। तो 3 और 1 4, टोटल 4 क्लोराइड आयंस होंगे। ठीक है, और जहां तक बात है किस चीज की भी, सोडियम प्लस आयंस की, तो सोडियम प्लस आयन एट द मिडिल ऑफ द जो हमारे पास है ये कौन जो क्या कहते हैं उसे लाइन है। ठीक है, इस पे हम लगाते हैं। ठीक है, और ये टोटल कितनी होती है ये भी गिन लें आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 नीचे हैं, 12 पूरी होती है। ठीक है, यानी कि टोटल जो है कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास 8 थे, फेजेस 6 होती हैं, एजेस की हम बात करें वो 12 होती हैं यूनिट सेल के अंदर, मैं वो बता रहा हूं आपको। और एट द मिडिल ऑफ द एज हम लगाते हैं सोडियम प्लस आयन को। ठीक है, अब ये देखो कि ये सोडियम प्लस आयन एट द मिडिल ऑफ द एज लगे हुए कितने कॉर्नर जो है यूनिट सेल्स में आपको डिवाइड करेगा। अगर एक जो है स्फेरिकल फॉर्म के अंदर सोडियम प्लस आयन आता है तो वो यहां पर इस तरीके से, ये एज है इसका, ये एज है तो यहां पर लग रहा है। ठीक है, यहां पर लग रहा है ये सोडियम प्लस आयन। ठीक है जी, अब ये जो यहां पर सोडियम प्लस आयन लग रहा है, एक यूनिट सेल यहां पर आएगी इस तरीके से, ये 2 में डिवाइड हो गया। इस तरीके से हम कहते हैं सामने भी 2 और यूनिट सेल्स आएंगे, तो इट मींस कि एक सोडियम प्लस आयन एक वक्त में अपने आप को 4 यूनिट सेल्स में डिवाइड करेगा। यानी कि इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कितनी होगी? 1/4 होगी फॉर जस्ट 1 यूनिट सेल। ये समझ आइए आप लोगों को? ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो एजिस पॉइंट कितने हैं? वो 12 हैं। आप सिंपलीफाई कर लें, 4 1 4 और 4 3 आते हैं। इट मींस कि सोडियम प्लस आयंस एट द मिडिल ऑफ द एज कितने आ जाते हैं? वो 3 आ जाते हैं।
और एक एट द सेंटर ऑफ बॉडी होगा जो जस्ट एक ही यूनिट सेल का हिस्सा होगा, तो 3 + 1 विल गिव अस 4। सो 4 Na+ आयंस हो गए, 4 ही Cl नेगेटिव आयंस हो गए। तो आप क्या कहेंगे, आपके पास 4 यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में 4 फार्मूला यूनिट्स होते हैं, 4 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। इसके बाद हम बस करेंगे, इसके बाद हम सर आगे नहीं जाएंगे, आज हम सिर्फ NaCl तक पढ़ेंगे। मुझे बताएं यहां तक आपको समझ आई है? जल्दी से बताएं, यहां तक समझ आइए आप लोगों को। हम आज NaCl तक स्टॉप करेंगे, बाकी जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं मैं आप लोगों को आज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत थक चुके हैं। वैसे थकना नहीं चाहिए यार, आप लोग MD कैट के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए। आप लोगों को कहना चाहिए कि सर और पढ़ाएं, सर जल्दी जल्दी पढ़ाएं, सर आगे चलें, ये कहना चाहिए आप लोगों को। बताएं यहां तक समझ आइए आप लोगों को? हाँ, ये जरूर है कि ऑनलाइन लेक्चर लेना बहुत मुश्किल होता है, हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बंदा ना फिजिकल क्लास में हो तो फिर जो है वो और बात होती है, यहाँ पर कुछ और होता है। जी क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? शुक्र है, भी समझ आ गई आप लोगों को। कोई कंफ्यूजन किसी को भी हो बता सकता है, ताकि मैं क्लियर कर दूं, फिर ये ना हो ना कि आप लोगों का फिर क्वेश्चन बाद में आए और प्रॉब्लम आ जाएगा। Na वाला रिपीट कर दें। देखो हमारे पास एक यूनिट सेल जो कि हम कहते हैं क्यूबिक फॉर्म के अंदर है, उसके 16 एजेस होते हैं, और हम एज के मिडिल में हम सोडियम प्लस आयन को लगाते हैं, और एक एज के दरमियान में लगा जो सोडियम प्लस आयन होता है वो अपने आप को 4 यूनिट सेल्स में डिवाइड कर रहा होता है। मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि ये एज पॉइंट है, यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर एक सोडियम प्लस आयन लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ये ही सोडियम प्लस आयन अपने आप को नेक्स्ट आने वाले जो है जो हमारे पास होगा यूनिट सेल, उसमें भी डिवाइड करेगा, 4 यूनिट सेल सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई चूंकि एक Na+ की जो मिडिल ऑफ द एज है, इसकी कंट्रीब्यूशन 1/4 है फॉर 1 यूनिट सेल, 12 टोटल थी, तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे 3 बन जाएगा, ठीक है। भी चैप्टर बहुत बोरिंग है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। कल भी हम इसको जो है आगे लेके चलेंगे और चलेंगे आगे। जी बताएं जैनब, जल्दी से क्वेश्चन पूछें, नहीं तो हम फिर चलेंगे। अब टेस्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा रेस्ट दे दूं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एडिस 12 या 16, 12 होती है भाई हमदान, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ये इधर जो है दाएं बाएं होती है। स्लो पढ़ा रहा हूं भाई, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं यार, आज तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है आज तो हमने, ठीक है। बताएं कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ हो? भाई शान से करना पड़ेगा इस टॉपिक को। बताएं कहां कंफ्यूजन है आपको, जल्दी से बताएं। ये देखो इशरत को क्लियर हो चुका है, इशरत कही थी कि सर इस पर आए, तो मैंने इस पे बता दिया। लेकिन जो है आप बताएं कि आपको क्या कंफ्यूजन है शान से, क्योंकि क्लियर होना चाहिए। 4 फार्मूला यूनिट्स होंगे या 8? भाई 4 फार्मूला यूनिट्स होंगे, Na+ और Cl मिलके ही एक फार्मूला यूनिट बनता है ना, NaCl जिसको हम कहते हैं। तो 4 Na+ है, 4 Cl नेगेटिव है, तो टोटल 4 NaCl बनेंगे ना। तो एक यूनिट सेल के अंदर 4 ही NaCl होते हैं, 4 ही फार्मूला यूनिट होते हैं, ठीक है। शान से इसको क्लियर करें, नहीं तो ये वीडियो दोबारा से सुन लेना, ठीक है, उसमें मजीद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जहां प्रॉब्लम आएगी आपको शान से आपने डायरेक्टली मुझसे कहना है, ठीक है। मैं आपको पोज करूंगा, वहां पर आप मुझसे फिर कहेंगे, आपको वहीं पर भी थोड़ा क्लियर कर दूंगा। इवन के हम इसके एक्स्ट्रा एक लेक्चर भी रख सकते हैं, या मैं आपको एक लेक्चर के का लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने NaCl का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो वहां से भी आप देखना, ठीक है। इनका टेस्ट डिस्प्ले कर दें, इनका टेस्ट जो है इस पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें, ठीक है। आपको उस पर स्क्रीन पर टेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। प्लीज काउंट करना नहीं आ रहा असमा, मैं आप लोगों के लिए, मैं आपके लिए आज पोस्ट करूंगा। हाँ हो गया। आप तमाम लोगों के लिए मैं एक पोस्ट करूंगा जिनको भी NaCl स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका एक जो है लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगा। वो आप कंप्लीट, वो वीडियो ही सिर्फ इस पर होगी और उसमें आप जाकर जो है इसको देख लेना। 12 कैसे होंगे, चलिए आप टेस्ट देकर आए फिर बताता हूं मैं आपको। अच्छा इसमें जो है जो MCQs मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं, ये बड़े आसान से हैं, इसमें कोई मुश्किल आप लोगों को लगेगा नहीं, ठीक है भाई। यानी कि मैंने आज MCQs वो रखे हुए हैं जो कि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसमें कोई MCQ ऐसा नहीं है कि जो आपने आज ना पढ़ा हो, जिससे मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। अब जब आप वापस आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एजेस 12 होते हैं, 16 नहीं होते, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा। वर्कशीट भी आज मैंने अपलोड करनी है, कल भी मैं अपलोड नहीं कर सका क्योंकि कुछ एरर आ गया था वेबसाइट का, इस वजह से मैं नहीं अपलोड कर सका। आज मैं कल और आज के लेक्चर की इकट्ठी जो है वर्कशीट आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा कल का जो टेस्ट हमने लिया था उसका जो है मतलब सोल्यूशन फॉर्म के अंदर जो है रिजल्ट भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा।